हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली एक चैप्टर कंप्लीट किया था एंड उस चैप्टर में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करी थी। तो आज ही हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर करता है एक ऐसे पीरियड को जहाँ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, यानी कि जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही थी उसमें बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा था। ठीक है, जिसका और बेसिकली अगर मैं बोलूँ ये जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज था या जो भी हमारा फ़ायदा हो रहा था, हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा था, जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी जो बढ़ रही थी, वो किसकी वजह से बढ़ रही थी? वो थे हमारे मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे थे फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी। या हम यूज़ कर रहे थे HYV सीड्स, जिनको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि ये जो सीड्स होती हैं ये गुड क्वालिटी की होती हैं, अच्छी वैरायटी की होती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमारी प्रोड्यूस को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, उसके साथ में हमने बहुत सारे एडवांस्ड फार्मिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ करे थे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि हमारी इंडिया। ठीक है, तो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल जो इंक्रीज हुई उसका जो मेजर रीजन था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारी मॉडर्न टेक्निक्स, हमने HYV सीड्स यूज़ करी थी और हमने एडवांस्ड फार्मिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ करी थी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रोडक्शन थी एग्रीकल्चर की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे की फीचर्स क्या है। की फीचर्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इज HYV सीड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने HYV सीड्स का यूटिलाइजेशन करना शुरू करा था, और स्पेशली हमने कौन से क्रॉप्स में यूज़ किया था? वीट में और राइस में। ठीक है, बेसिक स्टेपल फूड है, तो ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होगा वो इसका ही होगा। उसके बाद हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि ऑटोमेटिकली हमारी जो क्रॉप आउटपुट है उसको इंक्रीज कर रहा था। हमने साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेटर करा, यानी कि एक्सपेंशन करा, हमने कनाल इरिगेशन यूज़ करा, ट्यूबवेल्स यूज़ करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जब इरिगेशन बेटर होगी तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी बेटर होगा। नेक्स्ट हमने यूज़ किया मैकेनाइजेशन, यानी कि हमने मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट करा था। हमने यूज़ करा ट्रैक्टर्स। पहले के टाइम पे किसान प्लाविंग यूज़ करते थे, राइट? वो प्लाव यूज़ करते थे, किसान दो बैल लेकर के हल से पूरा खेत जोतता था, राइट? तो वो हटा के अब हम ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे थे, हम थ्रेशर्स यूज़ कर रहे थे, हार्वेस्टर्स यूज़ कर रहे थे। पहले हाथ से कटाई होती थी, सोइंग जो होती थी वो भी हाथ से होती थी। तो ये सारी चीज़ें हाथों का यानी फिजिकल लेबर हटा करके हमने मशीन्स को इंक्लूड करा, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम जल्दी होगा और बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो की फीचर था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो था मल्टीपल क्रॉपिंग। हमने मल्टीपल क्रॉप्स को एक क्रॉप के साथ ग्रो करना स्टार्ट करा। एक ईयर में, लाइक अगर एक फील्ड है उसमें एक ईयर में अगर हम वन क्रॉप ग्रो करते हैं ना, तो वन क्रॉप की जगह अब मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करे जा रहे थे। तो मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो होंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट तरह से ज़्यादा होगा और हमें एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के फेज की बात इंडिया में कैसे हुई। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फेजेस थे वो इंडिया में कब आए? जो फर्स्ट फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो था 1966 से लेकर के 1977 तक, और इसने बेसिकली फोकस किया था वीट पे। तो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन विच क्रॉप? सो उसने फोकस किया था वीट पे, और मेजरली जो हमारी स्टेट्स थी वो कौन सी थी? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट फेज में टाइम पीरियड था 1966 टू 1977, और इसने फोकस करा था वीट पे, और जो स्टेट जो इन्वॉल्व थी वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश थी। सिमिलरली सेकंड फेज जो था वो 1980 से शुरू हुआ था, और जिसने एक तरह से राइस पे बहुत ज़्यादा फोकस करा और कुछ अदर क्रॉप्स पे भी। ठीक है, और फिर ये डिफरेंट स्टेट्स में भी मूव ऑन हुआ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कैसा हुआ? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के दो इम्पैक्ट होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, आइदर नेगेटिव होगा। तो पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव
इम्पैक्ट्स क्या थे। देखिए, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑटोमेटिक सी बात है, जब हमने इतनी सारी टेक्निक्स यूज कर लिया, हमने बहुत सारी मेथड्स यूज करे, तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन यूज हुआ। ग्रेन मतलब सीड्स लाइक व्हीट और राइस, इसका जो हमारा जो ग्रेन था उसका जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे स्पेशली व्हीट की बात हो रही है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, अब हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं थी कि उसको कहीं और से फूड ग्रेन्स का इंतजाम करना हो जिससे कि हमारी कंट्री के लोगों का पेट भर सके। अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी, यानी कि अपनी कंट्री के लोगों के लिए वो खुद फूड प्रोड्यूस कर पा रही थी, ठीक है। पॉइंट इज रिड्यूस्ड इंपोर्ट डिपेंडेंस, ऑटोमेटिक सी बात है, जब हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम अपनी कंट्री के लोगों के लिए खुद प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो अब हम कहीं और से इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट मतलब बाहर के देशों से अपने देश में कोई भी क्रॉप या कुछ भी अपनी कंट्री में मंगाना, ठीक है, वहां से परचेज करके अपनी कंट्री में लाना, तो अब हमें इंपोर्ट की नीड नहीं थी। और फोर्थ है हमारा राइज इन फार्मर्स इनकम, अब हमारा जो फार्मर था उसकी जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रैक्टिस कर रहा था, तो जिन जिन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन प्रैक्टिस हो रहा था वहां की फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो गई थी, ठीक। अब ग्रीन रेवोल्यूशन नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो सबसे पहला ये था कि रीजनल इम्बैलेंस हो चुका था, ठीक है। अब रीजनल इम्बैलेंस का मतलब लाइक कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और कुछ स्टेट्स में कुछ भी नहीं हो रहा था, लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये ऐसे स्टेट्स थे जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल डिग्रेडेशन, अब इतनी सारी मॉडर्न टेक्निक्स यूज हो रही थी, केमिकल्स यूज हो रहे थे, तो हमारा जो सॉइल की जो क्वालिटी थी वो खराब होना स्टार्ट हो गई, ठीक। हमारा जो वाटर टेबल था या जो ग्राउंड वाटर था वो अचानक से कम होने लगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मशीन्स यूज कर रहे हैं, हम लोग ट्यूबवेल्स वगैरह जो है एक्सेसिव वाटर हम लोग एक तरह से ग्राउंड वाटर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो वाटर टेबल था वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इंक्रीज डिस्पैरिटीज बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स, देखिए इंक्रीज डिस्पैरिटी का मतलब, अगर मान लीजिए एक फार्मर था उसके पास 10 बीघे जमीन थी, और एक फार्मर जो स्मॉल फार्मर है उसके पास 2 बीघे की जमीन है, तो जो 10 बीघे वाला है ऑब्वियस सी बात है उसके पास ज्यादा जमीन है, तो वो ज्यादा टेक्निक्स लगा पाएगा, ज्यादा HYV सीड्स यूज कर पाएगा, एंड ऑटोमेटिकली उसकी प्रोड्यूस ज्यादा होगी, तो जब उसकी प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है तो उसका फायदा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो जो जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन थी वो उतना ज्यादा फायदा उठा पा रहा था इस ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसकी वजह से जो अमीर था वो अमीर हो रहा था और जो गरीब था वो गरीब हो रहा था, मतलब गरीब ही रह रहा था, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, सॉइल डिग्रेडेशन हमने पढ़ा था ऊपर, सिमिलरली सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा था, पेस्टिसाइड्स की और फर्टिलाइजर्स की यूज की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, आइदर वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, ठीक है। सो आई होप पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्लियर होंगे। अब एक चीज जो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे, ठीक है। सो अगर हम बात करें इंडिया के, तो MS स्वामीनाथन, इनको बोलते हैं फादर और ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो ये क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, सो वो हमारे MS स्वामीनाथन है, ठीक है। नॉर्मन बॉयलर के बारे में हम बात करेंगे, इनिशिएटेड द ग्लोबल मूवमेंट, वन द नोबेल प्राइज। सो अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो वो किसको मिला था, वो हमारे नॉर्मन बॉरलॉग को मिला था, ठीक है। इंडिया में MS स्वामीनाथन एंड ग्लोबल में नॉर्मन बॉरलॉग, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नेम्स याद रखने हैं। इसके बाद बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फोकस होता है ये होता है कि हमको किसी भी तरह से अपनी जो यील्ड है, यानी कि जो हमारी फसल है, हमें उसको किसी भी तरह से उसको बढ़ाना है, ठीक है। बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहता है कि हमको इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन करना है, हमको इको फ्रेंडली तरीके यूज करने, जिससे कि हमारी जो भी कंट्री है, जो भी इकोनॉमी है वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस करता है कि हाई इनपुट लगाएंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन कहता है कि हम बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स यूज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे मॉडर्न तरीके यूज करेंगे और हाई इनपुट्स लगाएंगे, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हायर होगा।
वहीं पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कहना होता है कि हम केमिकल इनपुट्स बहुत कम यूज करेंगे या हम उनको यूज ही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तो यूज करेंगे बट बहुत कम यूज करेंगे। यहाँ पे था कि जितना यूज कर सकते हैं हम उतना यूज करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन बोलता है कि हमें इंटेंसिव इरिगेशन करने की जरूरत होती है, बट सस्टेनेबल कहता है कि हमें वाटर का भी एफिशिएंट यूज करना चाहिए, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो थोड़ा सा इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे था, बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मेथड्स थे थोड़े से ऐसे थे जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि अगर आपको हमने ऊपर देखा था पोल्यूशंस भी हो रहे थे, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा था, हमारा वाटर टेबल रिड्यूस हो रहा था। तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो सफर कर रही है। बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहता है कि हमारा जो तरीका होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, वो हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बस हमारा ये था हमारा टॉपिक। अब हम इसके बारे में कंक्लूजन पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ही ज्यादा एक लैंडमार्क रोल प्ले करा था एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में इंडिया की। अचानक से जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज्यादा बूम हुआ था और इसने एक तरह से फूड सिक्योरिटी हमारी कंट्री में मेंटेन कर दी थी। अब हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना था, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, बट जो इशू अराइज हुआ, जो प्रॉब्लम अराइज हुई वो ये थी कि सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी, कितने टाइम तक हम इस चीज को सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, अब दूसरी चीज ये थी, हमारी जो इन्वायरमेंट थी वो डैमेज हो रही थी और हमारी कंट्री में इनक्वालिटी बढ़ रही थी। फार्मर जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे थे, जो गरीब है वो तो सफर कर ही रहे थे। ठीक है, तो इस यही हो रहा था, लाइक डिफरेंस जो है कंट्री में वो बढ़ रहा था। डिफरेंस के ऊपर कोई भी ऐसा, अगर मैं बोलूँ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। फ्यूचर रेवोल्यूशंस पे ये चीज फोकस करने की जरूरत थी कि अगर कोई भी फ्यूचर रेवोल्यूशन आता है तो वो अब किस चीज पे फोकस करे, वो फोकस करे कि जो भी हमारे यहाँ रेवोल्यूशंस आ रहे हैं वो बैलेंस आउटपुट लाने चाहिए हमारी कंट्री में, और वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए ओवरऑल हमारे एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो। ठीक है, ना कि ऐसे हो जो सिर्फ एक टेम्परेरी प्रोडक्शन इंक्रीज पे हेल्प कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में शायद वो उतना हेल्पफुल ना हो। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट अगर डिग्रेड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें आगे चल के उसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।